हेलो फ्रेंड्स, गेट के 25 इयर्स वीडियो सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात करेंगे आपके एक ऐसे सब्जेक्ट की कि जब भी स्टूडेंट गेट एग्जाम को टारगेट करता है तो इस सब्जेक्ट को स्किप कर देता है। उसको लगता है कि सर इस सब्जेक्ट से अच्छे खासे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो सर हम गेट एग्जाम के लिए इस सब्जेक्ट की स्टडी क्यों करते हैं। अगर आप सभी स्टूडेंट भी ऐसा सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सिविल इंजीनियरिंग की बैकबोन को ब्रेक कर रहे हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बैकबोन को ही ब्रेक कर दोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग को स्टडी भी किया है। जी हां, यहां पे जो हम बात करेंगे आपके आरसीसी सब्जेक्ट की बात करेंगे। जब आरसीसी सब्जेक्ट की बात आती है तो आपके गेट एग्जाम में इसकी जो वेटेज रहती है कम से कम 4 to 5 मार्क्स की रहती है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चंस डिफरेंट रहते हैं कि सर जब हम आरसीसी के सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका कोडल रीजन है जिसको हम अच्छे से लर्न नहीं कर पाते हैं। और जो दूसरा डाउट रहता है सर कि यहाँ पर एनालिसिस और डिजाइन पार्ट्स रहता है। जब हम एनालिसिस और डिजाइन पार्ट्स को कवर करते हैं तो सर उसका जो डिजाइन प्रोसीजर रहता है वो बहुत लेंथी रहता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो शायद ये बिल्कुल सही है, बट इस सब्जेक्ट को अगर आप स्किप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सिविल इंजीनियरिंग की बैकबोन को ब्रेक कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट को किस तरह से स्टडी करना चाहिए और कैसे इसके क्वेश्चंस को कवर करना चाहिए, इस वीडियो में हम इनको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अगर वो स्टूडेंट जिस स्टूडेंट ने अभी तक कंपटीशन लेवल की तैयारी नहीं की है, ये वीडियो वो स्टूडेंट भी यहाँ पर कवर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया होगा उस क्वेश्चंस को हम बिल्कुल बहुत अच्छे से कवर करेंगे विद बेसिक कंसेप्ट और डिटेल वाइज। अगर आपने इन्हीं वीडियो के माध्यम से ही गेट एग्जाम को अपना टारगेट रखा है तो भी आपके जो 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से आपका 4 मार्क्स तो पक्का हो जाएगा। तो जानते हैं आज का पहला सेशन जिसमें हम बात करेंगे आपके इंट्रोडक्टिव पार्ट्स के। इंट्रोडक्टिव पार्ट से आपके गेट एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके राउंड ऑफ यहाँ पर 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस को मैं कम से कम 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा जो 1 आवर्स का जो लेक्चर्स होगा उस 1 घंटे में हम सिर्फ 10 क्वेश्चंस को ही कवर कर पाएंगे। हो सकता है 10 से 12 भी हो सकते हैं और 10 से 8 क्वेश्चंस भी यहाँ पर हो सकते हैं, बट हर एक क्वेश्चंस का बेसिक डिटेल जानना ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा अगर आपने अभी तक आरसीसी को पढ़ा भी नहीं है। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी कवर करते हैं, और शायद ही अगर आपने मेरा आरसीसी बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो आपने ये आरसीसी में ही मैंने इस टॉपिक को कवर किया है। देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है आपके पास कि द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स M25 इज, कि आपको क्या बताना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट बताना है। किसका सर? M25 का। तो सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन सोचता है सर उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट ग्रेड का बताना तो बहुत दूर की बात है। आपको सबसे पहले ये जानना है कि सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है, What is the concept of modulus of elasticity? तो देखते हैं डियर, अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं आपके सर, उसको हम EC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम, जो ये वेरी करती है आपकी, it varies from 14 into 10 raised की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर टू आपका 40 into 10 raised की पावर 3, 40 into 10 raised की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही है कि जो आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है वो किस किस के बीच में वेरी करती है। तो वेरी करती है 14 into 10 raised की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेकर 40,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच में वेरी करती है। अगर हम बात करते हैं आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की, तो आपके पास ये शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होती है और लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट भी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जो होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ जो कंक्रीट होता है वो आपके पास 2 टाइप्स का होता है, 2
टाइप्स का होता है, एक शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और दूसरा लॉन्ग टर्म ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी। तो फर्स्ट केस लिखना, इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म मॉडुलस इलास्टिसिटी, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो क्या होता है आपके पास, जिसको हम EC से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है आपके पास, तो देखिएगा यहां पर EC इज इक्वल टू आपके पास 5700 रूट FCK। ये कब, जब आपका मिनिमम जो ग्रेड था वो आपका M15 था, और ये कब था, जब हमारा कोड था IS 456 1978। और ये जो 1978 वाला कोड है, ये कब तक स्टूडेंट इसका यूज करते थे, जब तक आपका न्यू एडिशंस नहीं आया था। न्यू एडिशंस कब आया था आपका, लेटेस्ट IS 456 2000 में आया था। तो ये एग्जाम जो आपका आया है 1990 में आया है, और जब ये 1990 में आया है तो यहाँ पे जो कोड चलता होगा कौन सा चलता होगा सर, IS 456 आपके पास 1978 यूज होता है। तो हमको इसको ओल्ड कोड के मुताबिक भी देखेंगे और इसको सर न्यू कोड के मुताबिक भी देखेंगे। क्लियर है? तो न्यू कोड के मुताबिक क्या रहेगा सर आपके पास, EC इज इक्वल टू 5000 इज रूट FCK। FCK क्या है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, जो किस में होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ये कब सर, जब आपका जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M20 है, अकॉर्डिंग टू IS 456 इज 2000 के मुताबिक। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस आपका हम ओल्ड कोड के मुताबिक भी चेक करेंगे और न्यू कोड के मुताबिक भी चेक करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, नेक्स्ट आता है आपके पास सेकंड, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, जो ये रहेगा आपके पास ECE इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म मॉडुलस इलास्टिसिटी EC डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा। क्लियर है? EC क्या आपके पास, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा, मैं न्यू कोड के मुताबिक लिख रहा हूं, 5000 रूट ऑफ FCK डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा। क्या हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस थीटा हो जाएगा। थीटा क्या है सर हमारे पास, थीटा है आपके पास क्रीप कोफिशिएंट। तो देखिएगा यहां पर थीटा क्या है सर आपके पास, ये है क्रीप कोफिशिएंट है। क्या है सर आपके पास, क्रीप कोफिशिएंट है। और थीटा क्या होता है सर आपके पास, इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू द इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग। क्या हो जाएगा आपके पास, इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी वैल्यू की, कि थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो देखिएगा आपके पास, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक छोटा सा हम टेबल बना देते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रहेगा। ठीक है, तो पहले जो अगर हम टेबल्स में यहाँ पे लिखेंगे, वो किसके लिखेंगे, एज ऑफ लोडिंग। क्या आ जाएगा आपके पास, एज ऑफ लोडिंग आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा टेबल किस में आ जाएगा आपके पास, सर ये आ जाएगा आपका थीटा। थीटा बोले तो क्रीप कोफिशिएंट। एज ऑफ लोडिंग आपके पास 7 डेज के लिए देखना है पहले, ठीक है, फिर 28 डेज के लिए देखना है, और फिर उसके बाद आपको 365 डेज के लिए देखना है। ठीक है, या 1 ईयर लिख सकते हैं। 7 डेज के लिए जो आपके पास क्रीप कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है सर आपके पास, 2.2 होता है। क्या होता है सर, 2.2 होता है। ये लिखिएगा 2.2 होता है। और 28 डेज के लिए कितना होता है सर आपके पास, 1.6 होता है। और 365 डेज के लिए 1.4
5 होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गई है सर, क्रीप की वैल्यू मिल गई है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो टाइम के साथ, समय के साथ साथ आपका जो क्रीप कोएफिशिएंट है वो क्या होता है सर, आपका डिक्रीज होता है। तो अगर मैं टाइम को आपका बढ़ाऊंगा, कंक्रीट के टाइम को अगर आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर जो आपका क्रीप कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा सर, आपका डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो ये चीज तो हमने क्या समझी है, आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को समझा है। वो आपके पास चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे आपके पास लॉन्ग टर्म हो। और यहां से आपका ये मिनिमम ग्रेड का क्राइटेरिया भी कंप्लीट होगा कि जब हम IS 456 1978 यूज करते थे तो उस समय जो आपका ग्रेड यूज किया जाता मिनिमम वो M15 था। बट आज की डेट में जो हम कोड यूज करते हो IS 456 2000 कोड यूज करते हैं, और इस कंडीशंस में जो आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज किया जाता था वो आपके पास M20 यूज किया जाता था। क्लियर है? और ये भी पूछा जा सकता है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ जो कंक्रीट है वो किस किस के बीच में वेरी करती है। तो वेरी करती है 40,000 से लेकर 40,000 तक। क्लियर है? तो देखते हैं जरा इसका सॉल्यूशंस, किसके सॉल्यूशंस में आपको क्या हो सकता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं इसका कैलकुलेशंस की क्वेश्चंस में क्या बोला है। कोई बात नहीं, मैं नीचे कर लूं या ऊपर ही कर लेते हैं, यहाँ पर यहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका सॉल्यूशंस में क्या दिया है आपको, ये कुछ नहीं उसने मेंशन किया है कि आपको शॉर्ट टर्म निकालना है, लॉन्ग टर्म निकालना है। जब कोई भी कंडीशंस गिवन नहीं दी गई होगी क्वेश्चंस में, तो आपको यहाँ पर किस केस में जाना है, शॉर्ट टर्म में जाना है। तो शॉर्ट टर्म्स के लिए हम देखते हैं तो EC इज इक्वल टू आपके पास 5700 रूट FCK है। FCK करेक्टरिस्टिक 7 है, तो आपके पास 5700 FCK कितना है आपके पास, M25 है, तो यहाँ पे 25 कीजिएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 28500 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। कुछ यही आया आपके पास सर? यस सर, यही आया है। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 28.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। या तो मैं न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलूं या फिर मेगा पास्कल बोलूं। तो यहाँ पे देखो 25,000, 28,500, 15,000 या 27,000। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 28,500। तो वही तो हमने निकाला है 28,500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो किसके बीच में वेरी करता है वो आपका 14,000 से 40,000 के बीच में वेरी करता है। आपका कितना आया, आपका राउंड ऑफ 28,500 आया है। तो 28.5 आया, तो इसका मतलब कंडीशंस हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की सर ओके है। क्लियर है? ये तो हो गया सर आपका ओल्ड कोड के मुताबिक। बट आज की डेट में तो हम क्या करते हैं, न्यू कोड यूज करते हैं। तो न्यू कोड के मुताबिक हम इसका आंसर देखने वाले हैं। तो न्यू कोड के मुताबिक क्या होगा ये देखिएगा। न्यू कोड के मुताबिक जो होगा EC इज इक्वल टू 5,000 रूट ऑफ FCK। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर हम देखेंगे 5,000 रूट FC की जगह 25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 25,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलो या फिर मेगा पास्कल बोलो, और लिख सकता हूं मैं इसको मेगा पास्कल लिख सकता हूं, या मैं इसको लिख सकता हूं 25 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल है। तो आपको तो यहाँ पे ऑप्शंस में दोनों ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सर, दोनों ऑप्शंस कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिएगा। ठीक है, एक आपको ऑप्शन 28,500 दिख रहा है, ये तो ओल्ड कोड के मुताबिक आया, और न्यू कोड के मुताबिक इसका आंसर क्या होना चाहिए था सर, न्यू कोड के मुताबिक इसका आंसर ये होना चाहिए था, न्यू कोड के मुताबिक। ठीक है, न्यू कोड के मुताबिक आपका ये आंसर होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल इसका डिटेल मिल गया है, टॉपिक को कवर किया है, और आपका क्वेश्चंस भी यहाँ पर क्या हो गया है सर, ओके हो गया है। क्लियर है? तो राइट आंसर तो देखते हैं 1990 के हिसाब से आया, तो इसका आंसर बी होगा। अगर मैं आज की डेट के हिसाब से देखता हूं तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, ए इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? और क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कंप्लीट भी कर लिया है। अब मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपने इस क्वेश्चंस को भी हमारे थ्योरी लेक्चर्स में कवर किया होगा तो कहीं ना कहीं आप इसको विद इन 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं किया है ऐसे स्टूडेंट की सर हमने RCC पढ़ा ही नहीं अभी तक, सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल का पढ़ा है, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चंस मैं आज काफी इजी कर दूंगा। क्लियर है? तो देखते हैं आपके पास सेकंड क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चंस बोल रहा है आपके पास द फैक्टर लोड्स एट द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर डेड लोड प्लस लाइव लोड। दूसरा कॉम्बिनेशन दिया इन्होंने डेड लोड प्लस विंड लोड, और तीसरा कॉम्बिनेशन दिया इन्होंने डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड
combinations according to IS 456 1978 are respectively। सबसे पहले तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि जो लोड का जो कोड रहता है वो सर कौन सा कोड रहता है। लोड का अगर मैं कोड की बात करता हूं तो जो लोड का कोड यहाँ पर यूज किया जाता है वो आपके पास IS 875 यूज किया जाता है। जब IS 875 यूज किया जाता है तो इसके कितने पार्ट है सर आपके पास? पार्ट 5 है। पार्ट 1, पार्ट 2, आपके पास पार्ट 3, आपके पास पार्ट 4 और आपके पास पार्ट 5। अब इन 5 पार्ट्स में हम सबसे पहले बात करते हैं आपके IS पार्ट 1 की। पार्ट 1 किसका है सर आपके पास? सर डेड लोड का है। पार्ट 2 किसका है सर आपके पास? लाइव लोड का है। पार्ट 3 किसका है? आपका विंड लोड या अर्थक्वेक लोड का है। और पार्ट 4 आपका स्नो लोड का है। और पार्ट 5 किसका है सर आपका? स्पेशल टाइप ऑफ लोड्स का है एंड कॉम्बिनेशन है। किसका है? स्पेशल टाइप ऑफ लोड का है। स्पेशल टाइप ऑफ लोड है कुछ, और कुछ आपके पास क्या है? कुछ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये चीज भी क्वेश्चंस में काफी बारी पूछी जाती है कि जो आपके पास लोड का कोड कौन सा है, वो आपके पास IS 875 है, जिसमें टोटल 5 पार्ट है। 5 पार्ट, जो सबसे पहला पार्ट आता है आपका डेड लोड का, सेकंड पार्ट आपका लाइव लोड का, थर्ड पार्ट आपका विंड लोड का या अर्थक्वेक लोड। जब भी हमारे पास विंड लोड और अर्थक्वेक आता है तो इन दोनों लोड में से आपको एक ही लोड सिंगल टाइम में कंसिडर करना होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सर दोनों ही लोड एक ही टाइम में कंसिडर किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि या तो आपका विंड लोड का इफेक्ट पहले आएगा या आपका अर्थक्वेक का ही इफेक्ट आएगा। अगर आपके क्वेश्चंस में विंड लोड का इफेक्ट भी दे दिया है और आपका अर्थक्वेक का इफेक्ट भी दे दिया, तो सर हम किसको कंसीडर करेंगे? जो आपके पास मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम हमारे पास विंड लोड भी हो सकता है और अर्थक्वेक लोड भी हो सकता है। क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चंस को जब हम कवर करेंगे तो वहां पे चीजें आपको ज्यादा समझ आएगी। क्लियर है? तो ये क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं ये आपको बताने हैं। किसमें बताने हैं इसको? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में बताने हैं, और इनके आपको फैक्टर लोड बताना है इनका। यानी कि जिस तरह से आप क्या करते हैं, मटेरियल की पार्शियली सेफ्टी फैक्टर का यूज करते हैं, उसी तरह से हम जब लोड की फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं सर? उसी को हम फैक्टर्ड लोड्स बोलते हैं। देखते हैं कैसे। देखिएगा, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे सर हम बात कर रहे हैं आपके लिमिट स्टेट मेथड की। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल बता देता हूँ। किसकी बात कर लेते हैं सर? यहाँ पर हम लिमिट स्टेट मेथड की। अब जो हमारे पास ये लिमिट स्टेट मेथड होता है, इट इज बेस्ड अपॉन, कई बुक में इसको लिखा होगा प्लास्टिक थ्योरी, बट इसने क्या किया था? इसने वर्किंग स्ट्रेस के मेथड के कंसेप्ट को भी चुराया था और आपके अल्टीमेट लोड के कंसेप्ट को भी चुराया था। तो इस थ्योरी को मैं किस पे अडॉप्ट करूंगा? इट इज बेस्ड ऑन इलास्टोप्लास्टिक थ्योरी पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट होगा कि इट इज बेस्ड ऑन इलास्टोप्लास्टिक थ्योरी। इलास्टोप्लास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, ये बात सही है। और ये क्या है सर? ये आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है? कि इट इज बेस्ड ऑन प्रेडिक्शंस। क्लियर है? इट इज बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन। तो ये भी लिख देते हैं हम, इट इज बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन। क्लियर है? उसके बाद क्या रहता है सर? यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे जो आपके पास वर्किंग स्ट्रेस में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते थे, यहाँ पे हम पार्शियली सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है सर? आपके पास पार्शियली सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं टू फाइंड द डिजाइन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब जो आपके पास ये होता है सर, इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं जरा देखिएगा। एक रहता है सर इसका आपके पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और दूसरा रहता है आपके पास लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। देखिएगा, एक होता है सर हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है, ठीक है, और दूसरा होता है सर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होता है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होता है।
क्लियर है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स आपकी कंडीशंस कब अकर होती है? ये कंडीशंस आपकी तब अकर होती है जब आपका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, साइट्स पे उसको बना रहे होते हैं। तो उस स्ट्रक्चर्स को जब आप बना रहे होते हैं तो कौन कौन से जो आपके पास फैक्टर्स होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आपको अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। क्लियर है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो आपके पास स्ट्रक्चर की जो शेप होती है, स्ट्रक्चर की क्या होती है सर, शेप इज नॉट रिगेन। स्ट्रक्चर की शेप क्या नहीं कर सकती सर, यहाँ पे रिगेन नहीं कर पाती है। बट जब हम बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, सर्विसिबिलिटी का मतलब कि वो अब सर्विस लायक बन गया है, यानी कि आपने अपने स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करके कंप्लीट कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या बना रहे हो, एक पार्क बनाया, पार्किंग प्लेस बनाया, तो पार्किंग प्लेस क्या होगा, कंप्लीट बन गया है। अब वहां पर आप अपनी गाड़ियां लगा सकते हैं, यानी को सर्विसेबल लाइक हो गया है। तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि जो भी आपके पास स्ट्रक्चर की जो शेप होती है, स्ट्रक्चर की जो शेप होती है, शेप इज रिगेन ओरिजिनल शेप, रिगेन ओरिजिनल शेप। क्लियर है, ये बात आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो कंडीशंस रहती है कि जो ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है सर आपके पास, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ भी बोलते हैं और लिमिट स्टेट ऑफ सेफ्टी भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज, कोलैप्स की जगह आपका सेफ्टी भी हो सकता है सर, ठीक है, और आपका स्ट्रेंथ भी इसी को बोलते हैं, अगर कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं वो देखिएगा, फ्लोइंग फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर आप कंसीडर करते हैं यहां पर, और यहां पे भी बताना है सर कौन कौन से फैक्टर यहां पर कंसीडर होते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, जो पहला फैक्टर्स रहता है आपके पास, पहला फैक्टर रहता है आपका कोलैप्स का, ठीक है, और दूसरा फैक्टर रहता है आपका किसका सर, टेंशन का, ठीक है, और तीसरा फैक्टर्स रहता है आपका कंप्रेशंस का, कंप्रेशंस का, एंड चौथा फैक्टर रहता है आपका किसका सर, शियर का, ठीक है, और फिफ्थ स्टेप रहता है आपका, फैक्टर रहता है सर आपका बेंडिंग या फ्लेक्सुरल बोलो आप, फ्लेक्सुरल बोलो, और आपका सिक्स रहता है आपका अंडर फैटिग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब हम बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में कि जब आपका स्ट्रक्चर एक सर्विसेबल बन गया है तो वहां पे कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे फैक्टर्स रहेगा आपके पास वो कौन सा रहेगा सर, आपका डिफ्लेक्शंस रहेगा। क्या रहेगा सर, आपका डिफ्लेक्शंस रहेगा, डिफ्लेक्शंस के बाद आपका वाइब्रेशन रहेगा, वाइब्रेशंस के बाद आपका कोरोजन रहेगा, ठीक है, कोरोजन के अलावा आपका सर फायर रहेगा, फायर के अलावा सर आपका लीकेज रहेगा, ठीक है, लीकेज के अलावा आपका सर ड्यूरेबिलिटी रहेगा, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी रहेगा, एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं बट आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिए। डिफ्लेक्शन हो गया, वाइब्रेशन हो गया, कोरोजन हो गया, फायर हो गया, लीकेज हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, एक्सेट्रा। इट इज द अंडर ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो यहां से आपको थोड़ा सा लिमिट स्टेट ऑफ मेथड्स के बारे में जाना है। दिस इज द न्यू मेथड्स। अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करते हैं तो उसको हम ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, उसी को हम ओल्ड मेथड बोलते हैं, उसी को हम सेंट्रोइडल मेथड बोलते हैं। बट ये जो आपका है लेटेस्ट न्यू मेथड है और इसी मेथड का हम यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड को अडॉप्ट नहीं करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का भी यूज किया जाता है, क्लियर है, बट उसका यूज हम वाटर टैंक, चिमनियाज वगैरह में करते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका जब हम लिमिट स्टेट ऑफ मेथड, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ फैक्टर कंसीडर किए गए हैं, क्लियर है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो फैक्टर कंसीडर किया जाता है उसी को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। बट जब हम लिमिट स्टेट ऑफ किसकी बात करते हैं, लिमिट स्टेट मेथड की बात करते हैं तो वहां पे जो फैक्टर यूज किया जाता है उसी को हम सर पार्शियली सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं। यहाँ पे जो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर जो कंसीडर किया जाता है वो आपका मटेरियल का भी कंसीडर किया जाता है और आपका लोड का भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जब हम लोड के पार्शियली सेफ्टी फैक्टर को कंसीडर करते हैं तो उसको हम फैक्टर लोड बोलेंगे, और जब हम किसका मटेरियल का कंसीडर करते हैं यानी कि आपके कंक्रीट और स्टील का करते हैं तो उसको पार्शियली सेफ्टी फैक्टर कहा जाता है। तो इसके लिए एक टेबल है जो आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। इस टेबल्स को मैं थोड़ा सा यहां पे बना रहा हूं। पहला बनेगा आपका टेबल, दूसरा बनेगा आपके पास,
तीसरा बनेगा आपके पास कॉम्बिनेशंस का। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कैसे इसको फिलअप करना है, कैसे आपको याद करना है। पहला जो क्राइटेरिया आएगा आपका किसका आएगा सर, वो आएगा सर आपका लिमिट स्टेट किसका सर, कोलैप्स की देखेंगे हम, कोलैप्स की कंडीशन देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे सर, आपके मटेरियल्स की क्या देखेंगे सर, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर देखेंगे। पीएसएफ का मतलब पार्शियली सेफ्टी फैक्टर देखेंगे। और उसके बाद हम क्या देखेंगे सर, लोड फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है, लोड फैक्टर्स देखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा पहला जो आएगा आपका कोलैप्स आएगा, और उसके बाद जो आपका आएगा वो कौन सा आएगा सर, वो आपका सर्विसिबिलिटी आएगा। जब हम कोलैप्स की बात करते हैं तो जो आपका पार्शियली सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट जो होता है 1.5 होता है, और पार्शियली सेफ्टी फैक्टर ऑफ स्टील जो होता है वो आपका 1.15 होता है। क्लियर है। उसी तरह से जब हम लोड फैक्टर की बात करते हैं तो पहले तो आपको लोड फैक्टर जानने से पहले उनके कॉम्बिनेशन को जानना जरूरी है। जो कॉम्बिनेशन बनेगा, पहला कॉम्बिनेशन बनेगा सर डेड लोड प्लस लाइव लोड, पहला कॉम्बिनेशन। लाइव लोड को आप इंपोज लोड भी बोल सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा सर आपका डेड लोड प्लस या तो विंड लोड होगा या अर्थक्वेक लोड होगा। क्लियर है। तीसरा जो कॉम्बिनेशंस बनेगा आपके पास वो सर डेड लोड बनेगा प्लस लाइव लोड बनेगा प्लस आपके पास विंड लोड या अर्थक्वेक लोड बनेगा। ठीक है, ये देखिएगा ये कॉम्बिनेशंस आपके बन गए हैं। अब आपको यहाँ पे क्या देना है सर, लोड फैक्टर देना है। जब आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड होगा तो उस समय आपका फैक्टर क्या होगा सर, उस समय जो हमें फैक्टर लिया जाएगा वो आपका 1.5 लिया जाएगा। और सेकंड कंडीशंस क्या रहेगी कि डेड लोड प्लस विंड लोड होगा या अर्थक्वेक लोड होगा, या तो विंड हो लोड होगा या अर्थक्वेक ही होगा, दो में से एक ही होगा। तो वहां पे जो लेना है आपको 1.5 लेना है। 1.5 कब लेना है, जब हमारे पास नॉर्मल कंडीशन हो, किसी भी प्रकार की कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई नहीं की गई हो। अगर वहां पे कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है कि जैसे वहां पे सर ओवर टर्निंग है, या आपको बोल दिया गया कि सर वो ग्रेविटी डैम का आपको फैक्टर लोड कंसीडर करना है, तो उस केस में आपको वहां पर 0.9 वैल्यू लेनी है। तो 0.9 कब लेनी है सर, आपको ओवर टर्निंग के केस में, ओवर टर्निंग के केस में लेनी है। ठीक है, और 1.5 कब लेनी है सर, आपको नॉर्मल केस में लेनी है। उसी तरह से जो सबसे लास्ट कॉम्बिनेशन बनता है डेड लोड लाइव लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड, तो उसमें क्या लेना है सर आपको, उसमें आपको 1.2 लेना है। क्या लेना है सर, 1.2 लेना है। तो किस में आया सर, आपका कोलैप्स की कंडीशंस में आया। थोड़ा सा इसको भाई मैं स्लाइड कर देता हूं इसको। अब देखिएगा, अब जो तीसरा जो कॉम्बिनेशंस आएगा मेरे पास, दूसरा जो आएगा, ये तो कोलैप्स का केस था। दूसरा आएगा सर्विसिबिलिटी का क्राइटेरिया, सर्विसिबिलिटी का क्राइटेरिया आएगा। तो सर्विसिबिलिटी में जब हम पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट की बात करते हैं गामा सी, तो उसका 1.0 आएगा, और स्टील का भी कितना आएगा सर, आपका 1.0 आएगा। यहाँ पे जब मैं लोड के कॉम्बिनेशंस बनाऊंगा तो पहला लोड बनेगा डेड लोड प्लस लाइव लोड, दूसरा कॉम्बिनेशंस बनेगा डेड लोड प्लस विंड लोड या फिर आपका अर्थक्वेक लोड, तीसरा कॉम्बिनेशंस बनेगा आपका डेड लोड प्लस आपका लाइव लोड प्लस आपका विंड लोड या फिर आपका अर्थक्वेक लोड। क्लियर है, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशंस बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हम फैक्टर लोड देंगे तो डेड लोड और लाइव लोड का क्या रहेगा सर, आपका 1.0 रहेगा, और डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक का रहेगा सर 1.0 रहेगा। यहाँ पे कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की है कोड ने, जैसे आपके कोलैप्स के केस में है कि अगर ओवर टर्निंग वाली सिचुएशन आए तो 0.9 लेना है, और अगर नॉर्मल आएगा तो 1.5 लेना है, डेड लोड के लिए भी और विंड लोड के लिए भी। क्लियर है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो लास्ट कॉम्बिनेशन दिखेगा डेड लोड के लिए सर आपको 1.0 लेना है, और लाइव लोड और आपको विंड लोड या अर्थक्वेक के लिए आपको कितना लेना है सर, 0.8 लेना है। क्लियर है, ये किस केस में है आपका, ये सर्विसिबिलिटी के केस में है। तो क्वेश्चंस में क्या बोला है, कोलैप्स की कंडीशंस आपसे पूछिए, तो कोलैप्स की कंडीशंस क्या रहेगी सर, डेड लोड और लाइव लोड का 1.5। तो देखिएगा 1.5 डेड लोड 1.5 लाइव लोड, तो ये तो सही है। क्लियर है, क्योंकि मैंने इसको बाहर लिखा है मल्टीप्लाई करके। दूसरा बन रहा है उसका, दूसरा क्या बन रहा है सर, 1.2 डेड लोड 1.2 विंड लोड, नहीं विंड लोड डेड लोड और विंड लोड या अर्थक्वेक का 1.2 तो किसी भी केस में नहीं बन रहा है, ना कोलैप्स में ना सर्विसिबिलिटी में, तो ऑप्शन ही गलत हो गया ए।
नेक्स्ट ऑप्शन बी लेते हैं 0.9 और 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। नहीं, कभी भी डेड लोड और लाइव लोड का 0.9 तो हो ही नहीं सकता भाई। ये तो केस किस केस में आएगा, डेड लोड और विंड लोड के। तो ये भी ऑप्शंस आपके पास एलिमिनेट हो गया है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड। नहीं, डेड लोड और लाइव लोड का 1.2 तो कभी हो ही नहीं सकता है। बचा कौन सा, एक ऑप्शन बचा आपके पास, कौन सा सर, डी ऑप्शन बचा है। डी ऑप्शंस में क्या बोल रहा है, 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड। बिल्कुल सही है कि 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन 0.9 और 1.5, तो हमने भी तो वही लिखा है 0.9 और 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। तो इन्होंने देखो 0.9 और 1.5 डेड लोड प्लस आपका 1.5 विंड लोड, बिल्कुल सही है। ये केस कब है आपका, ये केस है आपका जब हमारे पास 0.9 कब, जब ओवरटर्निंग हो, और 1.5 कब, जब आपके पास कैसा हो सर, नॉर्मल हो। क्लियर है, तो ये भी सर सही है। लास्ट का बना आपके पास कि 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 विंड लोड। तो वही तो है 1.2 डेड लोड, 1.2 लाइव लोड, 1.2 विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड लिख दो आप। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, तो इस तरह की सिचुएशंस अगर बन रही है, आज तो कोलैप्स का पूछा है, हो सकता है आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपसे सर्विसिबिलिटी का पूछ ले। तो जब सर्विसिबिलिटी का पूछ लिया जाएगा तो आप क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपके पास कि परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस इन हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स ऑफ ग्रेड Fe 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर इन ए बीम इज। आपको क्या बताना है, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार का परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस बताना है। तो यहाँ पे ये भी बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में हो गए कि सर यहाँ पे हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार में कौन कौन से ग्रेड आते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम एक बेसिक पॉइंट्स देखते हैं कि जब हमारे पास क्या किया जाता है सर, ग्रेड ऑफ स्टील लिया जाता है। क्या लिया जाता है सर हमारे पास, जब ग्रेड ऑफ स्टील लिए जाते हैं तो ये आपके पास कुछ ग्रेड ऑफ स्टील आपके किसके होते हैं सर, माइल्ड स्टील के होते हैं, और कुछ ग्रेड ऑफ स्टील आपके पास किसके होते हैं सर, आपके पास HYSD बार के होते हैं। ठीक है, जब हम माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो इसको हम एज ए प्लेन बार काउंट करते हैं। कैसे करते हैं सर, आपके पास प्लेन बार। जब हम HYSD बार की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, आपका डिफॉर्म्ड बार बोलते हैं। क्लियर है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। प्लेन बार्स में जब क्या होता है, इसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है सर, प्लेन होता है। यानी कि जो बार होती है उसका सरफेस कैसा होता है सर, आपके पास प्लेन होता है। बट जब हम बात करते हैं डिफॉर्म्ड बार की, तो जो आपकी बार होता है उसका जो सरफेस होता है वो क्या होता है सर, आपका प्लेन नहीं होता, वो रिब्ड वाला होता है। कैसा होता है सर, आपके पास रिब्ड होता है। ठीक है, अब देखिएगा सर, सरफेस प्लेन होने से क्या होता है, आपकी जो कंक्रीट और स्टील की जो बॉन्डिंग है वो गुड नहीं होती। कंक्रीट एंड स्टील की जो बॉन्डिंग है नॉट गुड, बॉन्डिंग है आपके पास नॉट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं बनती। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। बट जब आपका सरफेस थोड़ा सा रिब्ड वाला होता है तो उस केस में क्या होता है सर, आपके पास जो कंक्रीट एंड स्टील की जो बॉन्डिंग होती है, स्टील की जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है आपके पास, परफेक्ट होती है। कैसे होती है सर, आपके पास वो परफेक्ट होती है। क्लियर है, यानी कि प्लेन बार, जैसे मैं आपको एक डायग्राम्स में भी दिखा सकता हूं, प्लेन बार कुछ इस तरह से होती है। ये है आपके पास, कुछ ये है, तो ये क्या है आपके पास, प्लेन बार। जो आप अगर जिम वगैरह जाते हो तो जिम में जो डंबल्स होते हो किसके बने होते हो, आपके प्लेन बार्स के बने होते हैं। तो प्लेन, अगर हम HYSD की बात करेंगे तो HYSD बार कुछ आपके पास इस पे क्या होंगे सर, हल्के से रिब्ड होंगे, कुछ इस तरह से, इस तरह से। तो जो ये रिब्ड होता है इनका मेन काम क्या होता है, आपका बॉन्ड बनाना, परफेक्ट बॉन्ड बनाना। किस किस के बीच में, आपका कंक्रीट और स्टील के बीच में। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं सर किसकी, आपके कंक्रीट की बात करते हैं, और यहाँ पे हम सर किसकी बात करेंगे, आपके स्टील की बात करेंगे। जो कंक्रीट को क्या बोला जाता है सर, आपका स्ट्रॉन्ग होता है किसमें, कंप्रेशन है, और वीक किसमें होता है आपका सर, टेंशन में होता है। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं किसकी, स्टील की, तो स्टील स्ट्रॉन्ग किसमें होता है आपका, टेंशन में होता है। स्ट्रॉन्ग होता है आपका
टेंशन में होता है, और वीक किस में होता है आपका सर? वीक होता है आपका कंप्रेशंस में। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? तभी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंक्रीट और स्टील की जो बॉन्डिंग बनती है वो आपके पास कैसे बनती है? परफेक्ट बनती है। तो मैं लिख सकता हूं कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टील। क्लियर है? ये बात आप यहाँ पर थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं आपके किसकी, माइल्ड स्टील या प्लेन बार्स की, तो यहाँ पे जो आपका ग्रेड दिया जाता है, जो ग्रेड यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल रहता है वो आपका FE 250 की रेंज में अवेलेबल होता है। बट जब हम HYSD बार के ग्रेड की बात करते हैं तो जो इसका ग्रेड जो मार्केट में आपको मिल रहा है वो आपके पास FE 415 की रेंज में मिल रहा है, और FE आपके पास 500 की रेंज में मिल रहा है। क्लियर है? इन्हीं को बोला जाता है आपके पास हाई डिफॉर्म्ड बार बोला जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर FE का मतलब क्या होता है? FE मतलब फेरस मटेरियल। जैसे आपने देखा था किसका, ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपने देखा था, देखिएगा यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आपने यहाँ पर देखा था, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या था हमारे पास? ये था सर M20। तो M किसको रेफर करता था? आपके M रेफर करता था आपका मिक्स प्रपोर्शंस को। 20 क्या रेफर करता था? आपके एक नंबर को शो करता था, एक नंबर को इंडिकेट करता था। जो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता था आपके पास? कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को रिप्रेजेंट करता था। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स compressive strength of concrete, compressive strength of concrete को। क्लियर है? बट जब हम किसकी बात करते थे, आपके ग्रेड ऑफ स्टील की जब यहाँ पे बात की जाएगी, अब किसकी बात की जाएगी? ग्रेड ऑफ स्टील की बात की जाएगी। तो ग्रेड ऑफ स्टील को जो रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर वो FEX से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ तो M का मतलब मिक्स था, तो यहाँ पे F का मतलब, FE का मतलब क्या है? फेरस मटेरियल। FE का मतलब क्या है सर? यहाँ पर आपका फेरस मटेरियल से है, तो ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। फेरस मटेरियल से जो किसका बना है? आपका आयरन का बना है। और X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जिस तरह से ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो 20 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था आपके पास? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रिप्रेजेंट कर रहा था। उसी तरह से X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको मैं यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील भी बोल सकता हूं। तो यहां पे लिख सकते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो किसमें होगी आपके पास? वो भी सर आपके पास न्यूटन पर mm² में होगी। क्लियर है? तो ये भी आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो FE 250 का मतलब है कि जो उसकी स्ट्रेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी सर? वो 250 न्यूटन पर mm² रहेगी, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? मेगा पास्कल बोल सकता हूँ। क्लियर है? उसी तरह से जब हम बात करेंगे किसकी, आपकी इस वाले ग्रेड की, तो इसका मतलब FE 415 का मतलब क्या है सर? इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है सर? 415 न्यूटन पर mm² है। ठीक है, या फिर आप मेगा पास्कल बोल दो। 500 के लिए आप क्या बोल सकते हो सर? 500 न्यूटन पर mm² है। क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास बेसिक डिटेल, जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूज करता है कि ग्रेड ऑफ स्टील में आपके पास दो ग्रेड होते हैं, एक माइल्ड स्टील होता है, दूसरा HYSD बार होता है। माइल्ड स्टील में जो आपका ग्रेड आता है वो FE 250 आता है, और इसमें आता है आपके पास FE 415 और FE 500 आता है। क्लियर है? आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका बता दिया है, आपके पास किसमें बॉन्डिंग अच्छी बनती है, किसमें आपकी पुअर बनती है, किसमें वीक बनती है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चंस में नहीं पूछा था, बट यहाँ पे हम क्वेश्चंस के साथ साथ टॉपिक को भी लिंक कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये तो आज आपको पता लग गया है भाई। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है आप देखिएगा। क्वेश्चंस में बोला है आपके पास परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। तो जब हम बात करते हैं परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस की, यानी कि आपके सिग्मा एसटी और सिग्मा एससी की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक तो हो गया सिग्मा सीबीसी क्या होता है? परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट, बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट, जो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दिस इज द सिग्मा सीबीसी। उसी तरह से हम सिग्मा एसटी की बात करेंगे या सिग्मा एससी की बात करेंगे। सिग्मा एसटी क्या है? परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन।
स्ट्रेस इन टेंशन एक डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में बनेगी और दूसरी आपके कंप्रेशन के केस में बनेगी। तो टेंशन के केस में क्या हो जाएगा आपके पास, वही सेम एफसी के अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी बन जाएगी। क्लियर है? तो सिग्मा एसटी का मतलब क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस बोलो या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोलो, दोनों हो सकती है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। जब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे किसकी, आपके परमिसिबल टेंसाइल की बात करेंगे तो एसटी आएगा, और जब कंप्रेशन की बात करेंगे तो सिग्मा एससी आएगा। क्लियर है? जब हम किसकी बात करेंगे, बेंडिंग इन कंप्रेशन की बात करेंगे, तो बेंडिंग इन कंप्रेशंस में आपके पास जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा, वो लिया जाएगा आपके पास 3 लिया जाएगा, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं डायरेक्ट कंप्रेशंस की, ये तो बेंडिंग इन कंप्रेशन है, बट जब हम बात करेंगे डायरेक्ट कंप्रेशंस की, तो डायरेक्ट कंप्रेशन में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाएगा आपके पास वो 4 लिया जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आपको ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। कौन कौन से सर? सिग्मा सीबीसी क्या होता है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट होता है, जो एफसी के अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 कब लेना, जब बेंडिंग इन स्ट्रेस है, बट जब डायरेक्ट कंप्रेशन बोला तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया जाएगा सर, 4 लिया जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से जब हम बात करते हैं सिग्मा एसटी और सिग्मा एससी की, तो ये क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है या परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है, जो होगा एफसी के अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो वही तो यहाँ पे पूछा है। तो आज किसका पूछा है आपके पास, परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि सिग्मा एसटी पूछा है आपको, किससे, FE415 का पूछा है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे टेबल देखेंगे वो किसका देखेंगे, सिग्मा सीबीसी का देखेंगे। टेक द टेबल, तो देखिएगा, टेक्स द टेबल IS 456 2000 परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। और जो आपके पास परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट होगा वो आपके पास डायरेक्ट कंप्रेशंस में अलग होगा, डायरेक्ट कंप्रेशंस में अलग होगा, और बेंडिंग इन कंप्रेशंस में अलग होगा, और आपके बेंडिंग में अलग होगा। डायरेक्ट कंप्रेशंस में अलग होगा और बेंडिंग में अलग होगा। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये किस पे डिपेंड करता है आपके पास, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट जो आपको दिखाई दे रहा है, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट जो सबसे पहले डिपेंड करता है वो आपका एफसी के वे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है सर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो ये भी आप लिख लीजिएगा कि परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है सर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहला जो टेबल आएगा आपके पास वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट आएगा, ठीक है। और दूसरा जो टेबल आएगा आपके पास परमिसिबल स्ट्रेस सीबीसी आएगा, किसमें, डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में, डायरेक्ट कंप्रेशंस के केस में बताना आपको। और दूसरा आएगा सिग्मा सीबीसी की वैल्यू किसमें, बेंडिंग के केस में। बेंडिंग बोले तो आपका फ्लेक्सुरल के केस में, ठीक है। डायरेक्ट कंप्रेशन का केस किस में आएगा, आपके कॉलम में आएगा, और बेंडिंग का केस किस में आएगा, आपके बीम में आएगा, आपके स्लैब में आएगा। क्लियर है? ये देखिएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो रहेगा आपके पास, तो सबसे पहले हम M15 की बात करेंगे, फिर हम M20 की बात करेंगे, फिर हम M25 की बात करेंगे, फिर हम M30 की बात करेंगे, आपके M35 की बात करेंगे, आपके M40 की बात करेंगे। आप जितना मर्जी ग्रेड है आप ले सकते हैं। मैंने आपको इसका बता दिया कि कैसे वैल्यू लेनी है। अब जब हमारे पास सिग्मा सी डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो अभी बताया मैंने, सिग्मा सीबीसी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफसी के अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे सर, एफसी के अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेंगे। अब जब हम डायरेक्ट कंप्रेशंस की बात करेंगे तो कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाएगा सर, 4 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाएगा। बट जब हम किसमें बेंडिंग की बात करेंगे तो कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाएगा, 3 लिया जाएगा। वैसे तो ये कोड ने ये टेबल दिया है पूरा, बट अगर आप टेबल भूल जाते हो तो किस तरह से वैल्यू को लर्न किया जाता है। M15 के लिए आप क्या करोगे, वही एफसी के कितना है 15/4 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, राउंड ऑफ करके 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आप कितना ले लो इस वैल्यू को सर, 4 ले लो। कितनी ले ली मैंने, 4। जैसे मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ 15/4, तो आपके पास 3.75 आई, राउंड ऑफ करके 4 ले लो।
उसी तरह से 20 के लिए देखो तो 20/4 ले ली तो कितनी आई आपके पास सर 5 आई। आप 25/4 ले लो, 20/4 कितनी 6.25, तो आप राउंड करके कितना ले सकते हैं इसको 7 ले सकते हैं, इन्होंने 6.25 को 6 ही लिया है। 30 के लिए देखो तो 30/4, तो 30/4 करेंगे तो आपके पास 7.5 आया, तो उसने राउंड करके कितना ले लिया है 8 ले लिया है। 35/4 कर लो, 8.5 आया तो उन्होंने राउंड करके कितना ले लिया है सर 9 ले लिया है। 40/4 कर लो, कितना आ रहा है सर 10 आ रहा है। 45/4 ले लो तो आपके पास 11.25 आया है, तो 11.25 मतलब 11 ले लिया है। ये जो होगी आपके पास किस में होगी, आपकी न्यूटन पर mm स्क्वायर में होगी। सीबीसी आपके पास न्यूटन पर mm स्क्वायर में होगी, ये भी किस में होगी सर न्यूटन पर mm स्क्वायर में होगी। क्लियर है। अब उसी तरह से जब हम बेंडिंग के केस की बात करते हैं आपके बीम और स्लैब के केस में, तो एफसी के बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो एफसी के कितना है 15 है, तो 15/3 आपके पास 5 आ गया है। 20/3 करो आप, तो 20/3 करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है 6.66 आ रहा है, यानी कि उसको राउंड करके आप 7 ले सकते हैं। क्लियर है। 25, तो 25/3 कीजिएगा तो कितना आ रहा है 8.33 आ रहा है, तो 8.3 को आप राउंड करके कितना ले सकते हैं सर 8.5 ले सकते हैं। 30/3 कर सकते हैं तो आपके पास कितना आ गया सर यहाँ पर 10 आ गया है। क्लियर है। अब 35/3 कर सकते हैं तो कितना आ रहा है 11.6 आ रहा है, तो आप इसको 11.6 रहने दीजिएगा या 11.5 रहने दीजिएगा। 40/3 कीजिएगा, 40/3 कीजिएगा तो आपके पास 13.3 आ रहा है, तो आप इसको एजीटीडी भी रहने देते हैं 13 आ रहा है। 45/3 कर दीजिएगा तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 15 आई। ये वैल्यू भी किस में है न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। तो ये जो टेबल हमने देखा है किसका देखा है परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट का देखा है, किस किस केस में सर डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में और बेंडिंग के केस में। बेंडिंग का केस कब आएगा सर, ये जो वैल्यू आपकी लाई होगी ये आपके बीम एंड स्लैब में इनको अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है। और जो ये वाली जो वैल्यू आई है सब किस में अडॉप्ट होगी, आपकी कॉलम में अडॉप्ट होगी। ठीक है। कॉलम क्या है आपके पास एक प्रकार का वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे उसी तरह से परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस की, यानी कि आपके सिग्मा एसटी की और सिग्मा एससी की। क्लियर है। तो इसके लिए हम क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल्स बनाना पड़ेगा। टेबल्स में आपके पास क्या रहेगा, सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस इन रेनफोर्समेंट, क्या रहेगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस इन रेनफोर्समेंट। एक तो आएगा पहले आपका टेंशन आएगा, पहले हम देखेंगे किसके लिए सर, आपके माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील के लिए देखेंगे। माइल्ड स्टील मतलब आपका Fe250 के लिए देखेंगे। फिर हम देखेंगे HYSD बार के लिए, HYSD में भी किसके Fe415 के लिए। ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी ये भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगी या फिर mm स्क्वायर में आएगी। पहला केस अप टू एंड इंक्लूडिंग डाया 20 mm, अप टू एंड इंक्लूडिंग डाया 20 mm। और दूसरा केस बनेगा इस डाया इज मोर देन 20 mm, अगर आपकी बार का डाया क्या है 20 mm से ज्यादा है। टेंशन के केस में मैं सिग्मा एसटी से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास, तो ये वैल्यू देखनी है आपको। टेंशन के केस में कितनी रहेगी सर आपके पास 140 रहेगी। कब, जब आपका डाया क्या हो 20 mm तक हो और वहां पे उसने क्या यूज किया हो सर माइल्ड स्टील यूज किया, तो 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगी। क्लियर है। बट अगर 20 से ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं HYSD के लिए, तो Fe415 के लिए वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास सर, ये 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगी। क्लियर है। और उसी तरह से आपके अगर डाया 20 से ज्यादा हो तो कितनी रहेगी, तो भी सर 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगी। आज किसके लिए पूछा है 415 के लिए पूछा है आपसे, बट उन्होंने ये नहीं बताया है कि सर हमारा क्या है सर, आपका अप टू डाया 20 mm तक है या डाया मोर देन 20 mm है। किसका डाया है, आपकी बार का डाया है। तो जब कोई भी कंडीशन नहीं दी गई हो तो आप उसको जनरल कंडीशन मानते हैं कि अप टू डाया 20 mm ही हमने यूज किया है। तो 415 के लिए जो वैल्यू होगी वो आपके पास 230 होगी। क्लियर है। ये किस केस में जा रही है हमारे पास यहाँ पे टेंशन के केस में। अगर हम कंप्रेशन की बात करते हैं, टेंशन की जगह दूसरा केस बनता आपका कंप्रेशन के केस में।
तो कंप्रेशन के केस में ये वैल्यू कितनी होती है आपके पास, जिसको मैं सिग्मा एससी बोलता हूं। तो सिग्मा एससी हो जाएगी 130 थी यहाँ पर, ये 130 की जगह कितनी रहेगी आपके पास, 130 ही रहेगी। ये 230 की जगह कितनी रह जाएगी सर, 190 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगी। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है कि उसने क्या बोला है, उसने टेंशन बोला है, टेंशन उसने 250 के लिए बोला है या आपका 415 के लिए बोला, उसने 415 के लिए बोला तो 230। अगर वो कंप्रेशन बोलता, अगर वहां पे टेंसाइल की जगह क्या लिख देता, आपका कंप्रेशन लिख देता, तो क्या आता आपका आंसर, 415 के लिए 190 आता। और उसने आपके साथ देखा है, खेल भी रहा है वो आपका, 190 आएगी आपकी किसकी वैल्यू, सिग्मा एससी की वैल्यू आएगी। तब जब आपने Fe 415 यूज किया है, और 230 कब आएगी, ये है सर सिग्मा एसटी की वैल्यू जब आपने सर Fe 415 यूज किया है। ठीक है, तो आपको एसटी की वैल्यू बतानी टेंशन के केस में। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बी इसका राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस की अप्रोच है, क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करो ताकि एग्जामिनर में आपका क्वेश्चंस कभी गलत ना बने। क्लियर है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसी तरह से अपने क्वेश्चंस की अप्रोच बनाइएगा। इसी तरह से आप जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा है इसको एक नोट कॉपी में आप ऐड करते जाइएगा। क्लियर है, तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो आपके पास बी इज द राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है, मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ वैल्यूज गिव्स द मिनिमम क्लियर कवर। अब यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है, क्लियर कवर की बात कर रहा है। आपके पास वैसे जो कवर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लियर कवर, क्लियर कवर को ही हम क्या बोलते हैं सर, नॉमिनल कवर बोलते हैं। जब आप कोडल की स्टडी करते हैं तो नॉमिनल कवर बोला जाता है, बट जब आप किसी साइट पे काम कर रहे होते हैं तो उसी नॉमिनल कवर्स को क्या बोला जाता है सर, आपका क्लियर कवर बोला जाता है। एक होता है आपके पास इफेक्टिव कवर हो जाता है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान देखनी है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले मिनिमम क्लियर कवर का क्राइटेरिया देखेंगे, पहले हम सिंपल देखेंगे और फिर हम एक्सपोजर कंडीशंस के आधार पर देखेंगे। क्लियर है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टेबल में आएगा आपके पास टाइप्स ऑफ आरसीसी मेंबर की बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ आरसीसी मेंबर। ठीक है, और आरसीसी मेंबर्स के बाद हम ओल्ड कोड के मुताबिक देखेंगे IS 456 1978। ठीक है, और नए कोड के मुताबिक IS 456 is 2000। जो क्लियर कवर होगा आपके पास वो किस में होगा सर, वो आपका MM में होगा। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लियर कवर की बात कर रहे हैं। और दूसरी में हम यह क्या होगा आपके पास, क्लियर कवर होगा। क्लियर है, तो किसमें आएगा आपके पास, MM में आएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले जो आपका लोड एक्ट करेगा वो कहां पे करेगा सर, आपके स्लैब में एक्ट करेगी। स्लैब के बाद कहां पे आएगा सर, वो आपका बीम पे ट्रांसफर होगा। बीम से कहां पे ट्रांसफर होगा सर, आपके कॉलम पे ट्रांसफर होगा। कॉलम से सर कहां पे ट्रांसफर होगा सर, आपके फुटिंग में ट्रांसफर होगा। कुछ इसी तरह से है। तो जो हमारा क्लियर कवर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है स्लैब के केस में ओल्ड कोड के मुताबिक वो 15 mm प्रोवाइड किया जाता है, और बीम के केस में कितना सर, वो 25 mm प्रोवाइड किया जाता है। कॉलम के केस में कितना सर, वो 40 mm प्रोवाइड किया जाता है। और फुटिंग के केस में कितना सर, 75 mm प्रोवाइड किया जाता है या फिर 50 mm प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है, ये तो ओल्ड कोड के मुताबिक। न्यू कोड के मुताबिक क्या होगा, 15 की जगह कितना होगा सर, आपका 20 mm होगा। 25 की जगह सर 25 mm ही रहेगा। ठीक है, और 40 की जगह आपका 40 mm रहेगा, और 75 और आपका 50 mm एजिटेड रहेगा। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है, इसने बोला क्या है, इसने बोला है आपको बताना है किसमें, आपको बताना है सबसे पहले स्लैब का क्या होगा, बीम का क्या होगा, कॉलम का क्या होगा और आपका फुटिंग में क्या होगा। तो अगर ओल्ड कोड, क्योंकि 1995 में है और जब 1995 था तो यहाँ पे अभी भी जो कोड यूज किया जाता था IS 456 1978 यूज किया जाता था। क्लियर है, क्योंकि जो आपका इसका न्यू एडिशन आया था तो 2000 में आया था भाई। तो अभी तो हम ओल्ड कोड को देखेंगे, तो जब ओल्ड कोड में देखेंगे तो स्लैब में 15, तो स्लैब में 15 आपको एक ही ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका सी ऑप्शंस में दिखाई देता। तो ऑप्शंस ए भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, डी अभी हम देख नहीं सकते हैं।
कि नन ऑफ दिस होगा या नहीं, चेक करना पड़ेगा। स्लैब के केस में 15 रहेगा सर, बीम के केस में 25 रहेगा, 15 25 रहेगा, कॉलम के केस में सर 40 रहेगा, 40 रहेगा, और लास्ट बोला उसने 75। तो सर मैंने लिखा तो है कि फुटिंग के केस में आपका 75 mm रहेगा या फिर आपका 50 mm रहेगा। क्लियर है, ये हो गया। तो यहाँ पे जो मुझे राइट आंसर मिल गया वो आपके पास सी आंसर मिल गया है। बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर 75 mm कब लिया जाएगा और 50 mm कब लिया जाएगा। सपोज कीजिएगा आप एक सिंगल कॉलम की फुटिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करते हो, आप अर्थ के नीचे एक गड्ढा खोद के रखते हो। उस गड्ढे में आप क्या कर देते हो, आपको एक पीसीसी की लेयर फिल कर देते हैं। पीसीसी मतलब डायरेक्ट आप क्या करते हैं, वहां पर कॉलम की फुटिंग को नहीं बनाते। कॉलम की फुटिंग को बनाने से पहले आप क्या कर देते हैं, एक गड्ढा खोद देते हैं, और गड्ढे में आप क्या डाल देते हैं सर, एक पीसीसी डाल देते हैं। ठीक है, जब आप वहां पे पहले से ही आपने उसमें एक पीसीसी की लेयर डाल दी, तो उस केस में जो हम कवर्स प्रोवाइड करेंगे वो कम से कम कवर प्रोवाइड करेंगे। तो जो आपका 50 mm का जब केस आएगा, ये कब आएगा, जब सर आपका जो विद पीसीसी है, अगर आपका जो ग्राउंड लेवल से पहले ही आपने क्या कर दिया, मतलब आपने कॉलम की फुटिंग बनाने से ही पहले आपने किसकी लेयर दे दी वहां पर, पीसीसी की, तो आपको 50 mm देना पड़ेगा। और सर 75 कब देना है, कि जब आपने सर वहां पे किसी भी तरह का पीसीसी वर्क नहीं किया हो, यानी कि आपने अर्थ सरफेस के ऊपर क्या कर दिया है, डायरेक्ट ही आपने कॉलम की फुटिंग को कंस्ट्रक्ट कर दिया है। तो उस समय जो हमने क्लियर कवर्स प्रोवाइड करना है वो आपके पास 75 mm कवर करना है। तो आज जो इसने बात किया है वो जो आपका जो कॉलम है, बीम है, फुटिंग है, वो सब डायरेक्ट कहां पे कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, आपके अर्थ के ऊपर डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। उसमें किसी भी तरह की पहले पीसीसी की लेयर उन्होंने नहीं प्रोवाइड की है। विदाउट पीसीसी रहेगा तो आपके पास 75 mm, और अगर विद पीसीसी दे रहे हो आप तो आपको 50 mm है। वही क्राइटेरिया यहाँ पे भी होगा। बट आज की डेट में इसका आंसर क्या होगा, आज की डेट में तो इसका आंसर 20 25 40 75 होगा, यानी कि मैं नन ऑफ दीस पे जाऊंगा। यानी कि आज की डेट में देखिएगा, आज की डेट में होगा सर 20 होगा, 25 होगा, आपके पास 40 होगा, या 75 होगा, या फिर आपके पास 50 mm होगा। तो मैं नन ऑफ दीस पे जाऊंगा। बट ये क्वेश्चन तो आपका 95 में पूछा है। जब 95 में पूछा है तो आपका आंसर क्या क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर सी इसका आंसर क्लिक करेंगे। क्लियर है, तो ये आपको क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कुछ आपका एक्सपोजर कंडीशंस के आधार पर भी होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सपोजर कंडीशंस, एक्सपोजर कंडीशंस के आधार पे भी क्या होता है आपका मिनिमम क्लियर कवर। ठीक है, अब क्वेश्चंस ये भी है सर कि जो क्लियर कवर हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर कवर हम इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ द रेनफोर्समेंट। तो ये भी आप लिख सकते हैं, टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ, स्टील बोल दो या रेनफोर्समेंट बोल दो, मैं स्टील लिख देता हूं। ठीक है, तो एक्सपोजर कंडीशंस के आधार पे दिखेगा टाइप्स ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, उसके बाद इनका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद इनका कवर, टाइप्स ऑफ एक्सपोजर कंडीशन में आती है आपके पास माइल्ड, माइल्ड के बाद आ जाती है आपके पास मॉडरेट, मॉडरेट के बाद आ जाती है आपकी सीवियर, सीवियर के बाद आ जाती है आपकी वेरी सीवियर, और वेरी सीवियर के बाद आ जाती है आपकी एक्सट्रीम। ठीक है, अब देखिएगा डिस्क्रिप्शन मतलब माइल्ड में आपकी कंडीशंस आएगी सर नॉर्मल, और आपकी मॉडरेट में क्या आएगी, मॉडरेट में आएगी अल्टरनेटिंग फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशंस, फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशंस। ठीक है, और अल्टरनेटिंग फ्रीजिंग एंड थॉइंग का मतलब क्या है
कि ऐसा जोन जहां पे क्या रहता है आपका बर्फ का लगातार जमना और पिघलना रहता है। ऐसा एरिया कहां पे आता है आपका, जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आपका हिमाचल हो गया, और आपका कुछ एरिया आपका उत्तराखंड का होगा जहां पे आपकी ज्यादा बर्फबारी पड़ती है। तो उस कंडीशंस में हम क्या बोलेंगे सर, आपका मॉडरेट कंडीशंस बोलेंगे। सीवियर में आता है आपका कि ऐसा आरसीसी का स्ट्रक्चर जो क्या हो आपका कंप्लीटली इमर्ज्ड इन सी वाटर से हो, कंप्लीटली कैसा इमर्ज्ड हो आपका, सी वाटर से हो। ठीक है, और लास्ट आता है आपके पास सर वेरी सीवियर। तो वेरी सीवियर में कौन सी कंडीशंस आती है आपके पास, सी वाटर स्प्रे आता है आपके पास। कौन सा आता है, सी वाटर स्प्रे कंडीशंस आती है। और एक्सट्रीम में क्या आता है आपके पास, टाइडल जोन आते हैं आपके पास। कौन सा आता है, टाइडल जोन आती है। हालांकि क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन इतना ही था, बट एक्सपोजर के कंडीशंस के आधार पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो जब हम बात करते हैं माइल्ड के केस में जो कवर हम प्रोवाइड करते हैं वो सर 20 mm का प्रोवाइड करते हैं। अगर मॉडरेट की बात करते हैं तो सर हम 30 mm का प्रोवाइड करते हैं। सीवियर की बात करते हैं तो सर हम 45 mm का प्रोवाइड करते हैं। और वेरी सीवियर की बात करते हैं तो सर हम 50 mm प्रोवाइड करते हैं। एक्सट्रीम की बात करते हैं तो सर हम 75 mm प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है। तो ये वाला टेबल्स भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन आएगा कि सर मिनिमम ग्रेड, उसके लिए भी मैं अलग से टेबल आपको बताऊंगा। अभी जितना आपको यहाँ पे इस बोर्ड पे दिखाई दे रहा हो वही चीजें काम की है, उन्हीं चीजों को नोट कीजिएगा तो आपके लिए काम बन जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चंस की। हालांकि यहाँ पे जितने क्वेश्चंस किए जा रहे हैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी क्लियर हो रही होगी और कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आज का लास्ट क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ रप्चर्स ऑफ कंक्रीट गिव्स। जो आपके पास मॉडुलस ऑफ रप्चर है कंक्रीट का वो आपको क्या बताता है, द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, या आपके पास डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, या आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है अंडर बेंडिंग, या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है। तो देखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मॉडुलस ऑफ रप्चर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, ठीक है। तो जब आप बात करते हैं आपके कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो आपके पास कंक्रीट के पास किसी भी प्रकार की टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, क्योंकि आरसीसी में उसको क्या मान के चलते हैं सर, इग्नोर्ड मार्क के चलते हैं। तो आप लिख सकते हैं कंक्रीट डज नॉट हैव एनी टेंसाइल स्ट्रेंथ, does not have any tensile strength, क्योंकि उसके पास किसी भी प्रकार की टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट नहीं होती। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट इज टेकन एज जीरो, इट इज टेकन एज जीरो, इसको हम जीरो कंसीडर करते हैं। क्लियर है। बट IS recommended the flexural tensile strength of concrete, ठीक है। बट जो आपका IS कोड है उसने आपकी क्या किया है, आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिकमेंड किया है एज ए फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो आपके पास ये एज ए क्या है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को आप मॉडुलस ऑफ रप्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को आप मॉडुलस ऑफ रप्चर बोलते हैं, या इसी को आप क्रैकिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, क्रैकिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। और इसी को सर हम क्या बोलते हैं, इसी को आप फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ अंडर बेंडिंग बोलते हैं, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ अंडर बेंडिंग बोलते हैं, अंडर बेंडिंग बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ अंडर फ्लेक्सर भी बोलते हैं।
तो कभी कभी क्या होगा, वो आपको नाम के साथ वो खिलवाड़ करेगा। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसका नाम ही नहीं मालूम होता है, क्योंकि जब हमके जो आपका IS 456-2000 है, उसने जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रिकमेंडेड की है वो आपकी फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की है। इसी फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं, क्रैकिंग स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ अंडर बेंडिंग बोलते हैं, या टेंसाइल स्ट्रेंथ अंडर फ्लेक्सुरल बोला जाता है। क्लियर है? इनको जो एक्सप्रेस किया जाता है, वो आपका FCR से एक्सप्रेस किया जाता है। अकॉर्डिंग टू कोड के मुताबिक देखते हैं, अगर हम IS 456-2000 कोड के मुताबिक, तो आपके पास जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है FCR इज इक्वल टू 0.7 रूट ऑफ FCK होता है। FCK क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है, जो आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। और FCR क्या होता है आपके पास? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है, जो किस में होता है? आल्सो न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कभी कभी इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, क्या सर उसको आरसीसी में इग्नोर माना जाता है? जी हाँ, कंक्रीट डज नॉट हैव एनी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इट इज टेकन एज 0, बट IS कोड रिकमेंडेड द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज FCR इज इक्वल टू 0.7 रूट FCK। क्लियर है? और जो आपके पास फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, वो किस पे डिपेंड करती है आपके? सर ये डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट की। तो ये लिख दीजिए आप कि जो मेरे पास फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है इज द फंक्शन ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, द फंक्शन ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि आपके FCR जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके रूट FC के। अगर आपका FCR बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात आपका FCK भी क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा। यानी कि FCK जैसे जैसे आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाओगे तो आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी क्या होगा? आपका बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा सर डायरेक्ट टेंसाइल तो नहीं है ये, क्योंकि आपके पास क्या डायरेक्ट कंप्रेसिव है? नहीं सर, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है अंडर बेंडिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया मेरे पास वो क्या हो गया सर? C इसका राइट आंसर हो गया है। तो इस सेशंस में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने विद थ्योरी कंसेप्ट कवर किया है, ताकि अगर आप किसी और एग्जाम को भी गेट के अलावा टारगेट कर रहे हैं तो इस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे डियर। क्लियर है? तो इसी तरह से आप इस सेशंस को एंजॉय कीजिएगा और हो सके तो अपना कॉपी पेन साथ रखिएगा। क्लियर है? आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो आपके पास फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है उसको आप किस पे मेजर करते हैं? क्या सर उसको क्यूब पे मेजर किया जाता है या सर उसको सिलेंडर पे मेजर किया जाता है? ये आपके लिए है। आप इसको कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि सर आपको जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो किस पे मेजर किया जाता है।